हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। वोल्टेज रेगुलेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक हो सकता है जब आप मशीन के बारे में स्टडी करते हो। तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन का जो वैल्यू है वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो हो सकता है, किस टाइप के पावर फैक्टर के लिए, ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कंडीशन हो सकता है वो भी आप लोगों को पूछा जाता है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कंडीशन होता है वो भी आप लोगों को पूछा जाता है। तो एक अच्छे कंक्लूजन के फॉर्म में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा। डिटेलिंग इन द सेंस कि डेरिवेशन वगैरह जो हम लोग करते हैं बहुत डेप्थ में जाकर के, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के टर्म में पढ़ रहे हैं चीजों को, तो वैसा नहीं पढ़ेंगे जैसे हम एक्चुअली मशीन में पढ़ते हैं, लेकिन चीजें उतना ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करता हूं। तो आप लोग वोल्टेज रेगुलेशन को एक बार समझिए कि है क्या। सबसे पहले आप लोग वोल्टेज रेगुलेशन को समझो तो कि है क्या। तो यहां पे मैं लिखता हूं, टॉपिक मेरा है वोल्टेज रेगुलेशन। देखो यार, वोल्टेज रेगुलेशन को समझने के लिए मैं एक स्टोरी प्ले कर रहा हूं, वहां से आप लोग समझना। यदि आप लोग को पता है कि ट्रांसफॉर्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, रिफर टू मैं सेकेंडरी साइड बनाना चाहता हूं, लेट से ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाना चाहूं, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट को मैं कैसे बनाता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये रेफर टू सेकेंडरी साइड में बना रहा हूं, जस्ट आई एम टेकिंग द लोड अक्रॉस दिस पॉइंट। यहां पे मैं एक लोड भी ले रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास एक रिएक्टेंस है। ओके, सो दिस इज योर R02 एंड दिस इज योर X02। ओके, एंड दिस इज द करंट अक्रॉस लोड। ठीक, लेट अस कंसीडर कि दिस इज योर लोड एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज V2। ओके, सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस V2। अब यहां से मैं लिखने वाला हूं इसको इस तरीके का, ये आपका हो जाएगा। जस्ट मैं इसको लिख लेता हूं, क्या E2 लिख लेता हूं ना, E2 इज गुड फॉर, यहां पे सेकेंडरी वोल्टेज को मैं जस्ट E2 लिख देता हूं। ये क्या है सर, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का इंपेडेंस है जिसकी वैल्यू कितना है, Z02। Z02 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने बात किया है रिफर टू सेकेंडरी साइड का। बाकी अब निकालने आपको आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ R02, तो आपको एकदम क्लियर है कि R02 की वैल्यू क्या होता है, R2, और ये आपके पास K का स्क्वायर इंटू R1 आपका होता है रिफर टू सेकेंडरी साइड। एंड X02 की वैल्यू क्या होगा, जैसे आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो X2 रहा होगा सेकेंडरी का रिएक्टेंस प्लस K का स्क्वायर इंटू आपके पास X1 होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे चीजें ना लिखने आता है कि हम कैसे टोटल इंपेडेंस को जब सेकेंडरी साइड में रिफर करते हैं तो कैसे लिखते हैं, टोटल रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड में रिफर करते हैं तो कैसे लिखते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि इस टॉपिक में हमने एक यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफॉर्मर का बनाया हुआ है, जिसमें हमने शो कर दिया। यार छोटा लग रहा हूँ क्या मैं, बाल छोटा हो गया मेरा, कोई बात नहीं यार, चलो देखो एक बार। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है जिसमें पैरामीटर्स को हमने सेकेंडरी साइड में रिफर किया हुआ है। अब ये फ्लो होने वाला लेट से करंट है, सेकेंडरी साइड पे करंट I2 आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से मैं ऐसे करके लूप लगाना चाहूं तो दिस इज और प्लस दिस इज माइनस। तो जस्ट मेरे पास लूप लगाना चाहूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस सर्किट में, तो मेरे को क्या मिलने वाला है भाई, E2 का जो वैल्यू है वो मुझे मिलने वाला है V2 प्लस ये मेरे पास हो जाएगा I2 R02 प्लस J I2 X02। समझ गए, ये होने वाला है। यहां से लूप इक्वेशन ये मिलेगा। सर वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन को मैं डिफाइन कर देता हूं, है ना। आप लोग वोल्टेज रेगुलेशन को क्या समझते हो, चलो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सर वोल्टेज रेगुलेशन क्या है यार, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ना वो आपका नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच का ड्रॉप होता है। लेट से यहाँ पे मैं वोल्टेज रेगुलेशन को लिखना चाहूंगा तो मेरे पास नो लोड वोल्टेज कितना है, E2 है, तो दिस इज नो लोड वोल्टेज है ना, और ये आपके पास क्या है, V2 है। तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई E2 लिख लेते हो। कई बार इसी को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फुल लोड वोल्टेज, तो E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 लिख देते हो आप। ओके, तो जब तक कुछ बोला ना जाए इसके टर्म में आप लोग डिफाइन करते हो इसको, इसके टर्म में, ठीक है। तो जब वोल्टेज रेगुलेशन की मैं यहाँ पे बात करूंगा, वोल्टेज रेगुलेशन की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन मेरे पास क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का रेशियो, ऐसे आप डिफाइन कर लेते हो, जस्ट V2 से आप डिफाइन कर लेते हो। इसके टर्म में ट्रांसफॉर्मर में डिफाइन की जाती है। कई बार ये आपको E2 माइनस V2 डिवाइड बाई E2 के टर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और परसेंटेज में लिखना रहता है बच्चों, तो आपको क्या हो जाता है, परसेंटेज में आपको लिखना रहता है, तो ये आपका हो जाता है 100। कुल मिलाकर मैं वोल्टेज रेगुलेशन को यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, E2 हो गया, और ये V2 मेरे पास यहाँ पे आ गया, और ये जो आ रहा है वो आपके पास I2 आपका Z02 हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को आप डिफाइन करना चाहोगे तो E2 माइनस V2 की जगह में आप क्या लिख सकते हो, I2 Z02, और डिवाइडेड बाई आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे E2 लिख सकते हो, I इंटू 100।
कुल मिला के वोल्टेज रेगुलेशन क्या हुआ पता है, यहाँ का वोल्टेज मान लो आपके पास 100 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज आपको 100 ही मिलेगा क्या, 100 ही मिलेगा क्या? अरे कैसे 100 मिलेगा भाई, यहाँ 100 है तो यहाँ पे 80 मिला, लेट से 80 मिला। क्यों 80 मिला? क्योंकि यहाँ पे 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, यहाँ पे 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, I2 Z02 का वैल्यू 20 वोल्ट आ गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हुआ, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस वोल्टेज करोगे तो जो ड्रॉप जो परसेंटेज में आएगा दैट इज योर वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो सिंपली जब कोई लोड डालते हो तो जो ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग के कारण जो ड्रॉप होता है उसे ड्रॉप को ही वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हो आप। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास सेकेंडरी में ईएमएफ आपके पास 100 वोल्ट है और आपको यहाँ पे लोड के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो आपका 80 वोल्ट मिल रहा है। तो आप चाहते हो क्या कि यहाँ पे कम वोल्टेज मिले? आप चाहते हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते ना। आप ये चाहते हो ना हमेशा कि जो आपके पास सेकेंडरी में ईएमएफ है वही वोल्टेज आपके लोड के क्रॉस मिले। आप ऐसा हमेशा चाहते हो ना बेटा, है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर में तो हमारे पास 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है। यदि हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की जब भी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर में तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स होता है। एक आपके पास होता है वोल्टेज रेगुलेशन, परफॉर्मेंस पैरामीटर में एक वोल्टेज रेगुलेशन होता है और सेकंड हमारे पास क्या होता है बेटा, सेकंड हमारे पास होता है इफिशियंसी। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए और इफिशियंसी की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कम होगा इसका मतलब क्या होगा, ड्रॉप अक्रॉस इंपीडेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल होगा। और जब ड्रॉप अक्रॉस इंपीडेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल होगा तो हमको क्या मिलेगा, यहां का जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज के लगभग बराबर मिलेगा व्हेन द ड्रॉप अक्रॉस द इंपीडेंस इज नेग्लेक्टेड। अरे बात समझ में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हाई होना चाहिए यार, मतलब जितना आपके पास ई है उतना हमारा भी होना चाहिए। व्हेन ई इक्वल्स टू भी देन वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 0 और हम लोग यही डिजायरेबल है। हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर को बनाने के लिए हमको यही चीजें की जरूरत पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा E2 V2 का जो वैल्यू है वो E2 के बराबर हो, ये डिजायरेबल होता है। ओके, तो ये है एक हमारा अंडरस्टैंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन का। तो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने फीलिंग आपको दिला दिया कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा डाउन होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी हमारे लिए बेस्ट है। हम चाहते हैं ऐसा बनाना। ओके सर, तो अब चलो ये तो हो गई बेसिक वोल्टेज रेगुलेशन का फीलिंग है कि वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी ट्रांसफॉर्मर में कम होना चाहिए। एक सिंपल फीलिंग की मैंने बात कर लिया। अब मैं बात करता हूं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे वोल्टेज रेगुलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए बात करने के लिए उसको आप बात करेंगे, उसके बारे में जानना है आपको, तो आपको ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। लेट्स से मेरे पास E2 का वैल्यू है, दिस इज योर E2, ये मेरे पास E2 का वैल्यू है, दिस इज योर E2 वेयर E2 इक्वल्स टू V2 प्लस I2 R02 प्लस J I2 X02। सबसे पहले मुझे बच्चों आप लोग ये बताओ कि अभी मुझे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में, फेजर के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ये तो फेजर के फॉर्म में नहीं है, ये डायरेक्ट आप लोगों ने इक्वेशन लिख दिया। फेजर के फॉर्म में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो आपको एक फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, ठीक बात। चलो मैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए एक फेजर डायग्राम बना लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले ना एक वोल्टेज ले लेता हूं। चलो ये मैंने वोल्टेज ले लिया, इस वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया बेटा। ये मेरे पास एक वोल्टेज है जिसको मैंने यहां से रेफरेंस लिया हुआ है, दिस इज योर V2, इसको मैंने रेफरेंस लिया हुआ है जस्ट। अब क्या है, आप इसको वेक्टर डायग्राम आप बनाना चाह रहे हो फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। यदि आप वोल्टेज रेगुलेशन यहां पे आप फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हो फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, तो चलिए लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वेक्टर डायग्राम हम बना लेते हैं ना भाई, उससे हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर हम लीडिंग के लिए, यूनिटी के लिए, सबके लिए वहां पे क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मूला अपना। तो एक ही बार चीजों को आपको मैनेज करना है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि यदि आप लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वेक्टर डायग्राम बनाना चाहते हो तो करंट को आप लैग कराओ ना वोल्टेज से। तो चलो ये करंट को हमने लैग करा दिया, दिस इज द करंट। सर इतना लंबा क्यों बना दिया यार? अरे बना दिया, मेरा मन था यार, चलो मैंने बना दिया। कितना डिग्री मैंने लैग करा दिया, यहां से मैंने इसको 5 डिग्री। 5 क्या है? अरे भाई लोड में जो लोड है ना उसका, यहाँ पे आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ रिएक्टेंस है और ये आपके पास लोड है ना। तो ये लोड को आपने कैसा लिया है, लैगिंग लोड लिया है, लैगिंग लोड, ठीक है। और लोड के वोल्टेज को V2 लिया है और यहाँ के करंट को I2। तो V2 और I2 के बीच का एंगल जो है फाई है। तो फाई आपके पास क्या है, पावर फैक्टर एंगल है ना। तो ये cos फाई, फाई आपके पास क्या है, लोड एंगल, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, मतलब पावर फैक्टर एंगल बोल दीजिए, इसको ज्यादा बेटर है। पावर फैक्टर एंगल है, जिस हिसाब से लोड है उस हिसाब से यहाँ पे आपने फाई को लिया है। तो फाई लोड को आपने अभी कंसीडर किया है लैगिंग पावर फैक्टर, तो जस्ट आपने वोल्टेज से करंट को 5 डिग्री लैग कराया हुआ है बेटा, इतना आप लोग जानते हो।
इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए कि यहां पे यदि मैं बोलूं, बात करना चाहूं यहां से, करंट तो लैग कर गया, तो भैया जिस फेज में आपका करंट होता है उसी फेज में रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप भी होगा कि नहीं? एसी नेटवर्क पढ़ के आया हो ना, तो इतना तो ज्ञान होगा कि भैया जिस फेज में मेरा करंट है उसी फेज में रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप भी आएगा, मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी आएगा। तो ठीक है, करंट इस फेज में है तो वही करंट को मैंने रेजिस्टेंस में फ्लो कराया, तो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप बना वो मेरा कहां पे आएगा? यहीं पे आएगा। तो ये जो ड्रॉप आया यही तो मेरा I2R02 है, यही मेरे पास क्या है? I2R02 है। देखो ड्रॉप को मैंने बना दिया। अब इसी के फेज में ड्रॉप होना है, मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो करंट के पैरेलल होगा, करंट के फेज में ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी फेज को चेंज नहीं करता। कौन करता है? इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस कभी फेज को चेंज नहीं करेगा। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहता है, तो जिस फेज में मेरा करंट है उसी फेज में मैंने वोल्टेज को बना दिया क्रॉस द रेजिस्टेंस। अब आ गया भाई रिएक्टेंस, रिएक्टेंस के क्रॉस ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस रिएक्टेंस। तो यदि करंट मेरा इस फेज में है तो रिएक्टेंस में इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है? सर लीड करता है। क्या? वोल्टेज। यदि इंडक्टर की बात कर रहे हो तो इंडक्टर में वोल्टेज जो होता है वो करंट से लीड करता है। कितना डिग्री बेटा? 90 डिग्री। तो चलो यार, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है उसको 90 डिग्री लीड करा दो यहां से। तो ये यहां से 90 डिग्री लीड किया, इतना क्लियर है? ये यहां से 90 डिग्री लीड किया, तो चलो लीड करा दिया हम लोगों ने। अब ये आपके पास आ गया इतना, ये आपके पास आ गया इतना, और इसको मैं बना देता हूं यहां से ये, ओके, ये इस तरीके का। चलो, तो ये मैंने इसको लीड करा दिया, ये इतना क्लियर? सभी को क्लियर होना चाहिए भाई, तभी बनेगा। ये हमने लीड करा दिया। तो कुल मिला के ये मेरे पास जो वैल्यू आया ये क्या है? ये मेरे पास वैल्यू आया, यही तो मेरा E2 है ना बेटा, ये E2। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो E2 आपके पास आया इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, इसको आगे एक्सटेंड करता हूं मैं कहां तक? यहां तक। और इसको मैं एक लाइन से मिला देता हूं, डॉटेड लाइन, इट इज नथिंग बट डॉटेड लाइन। तो ये मेरे पास एक डॉटेड लाइन है, ये इतना क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास हो गया 0, इसको मैंने लिख दिया A, इसको मैंने लिख दिया क्या? B, और इसको मैंने लिख दिया C। ध्यान से देखते रहिए, A B C हमने लिख दिया। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? बड़े ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। अब देखिए, ये मेरे पास क्या है? V2 है, ये मेरे पास क्या है? E2 है। तो जो ड्रॉप आया मेरे पास, ये ड्रॉप कितना है बेटा? यहां से लेकर के यहां तक को मैं बोलूंगा ड्रॉप, दिस इज ड्रॉप। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसी ड्रॉप को निकालना। तो कुल मिला के इससे मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे पास ड्रॉप आ रहा है वो कितना आ रहा है? AC मेरा ड्रॉप है। एक्चुअली में AC का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरे पास A से लेकर के C में, O से लेकर के A को मैं घटा रहा हूं। तो जो ड्रॉप है उसमें क्या हुआ है आप समझिए, ये जो टोटल ड्रॉप मैंने निकाला उसमें यदि A से लेकर के C में, मतलब A से लेकर के, अरे सॉरी, O से लेकर के C में, O से लेकर के C में, यदि मैं A से लेकर के O से लेकर के A को माइनस कर दूं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो AC के बराबर आएगा, और यही मेरा ड्रॉप है। अब ये जो ड्रॉप आपके पास आया इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो O से लेकर के C ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, ये दोनों लाइन लगभग बराबर रहता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, आप इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला बोलते हो आप E2 के, समझना, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है E2 के, ठीक है। और O से लेकर के A है, ये तो आपके पास V2 ही है ना बेटा, तो E2 माइनस V2 का जो डिफरेंस आया वही आपके पास क्या है? वही AC है। तो ये आपके पास आ गया AC। तो कुल मिला के आपको AC की वैल्यू को निकालना है। अब AC की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। चलो, AC की वैल्यू को हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, AC का जो वैल्यू है मेरे पास, इसको लिखा जा सकता है A से लेकर के C को लिखा जा सकता है कैसे? A से लेकर के C को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है AB प्लस BC के फॉर्म में। कैसे लिखोगे आप? AB प्लस BC के फॉर्म में, AB प्लस BC के फॉर्म में आप लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया? AB प्लस BC के फॉर्म में लिख सकते हो। अब मुझे बताइए AB का वैल्यू क्या होगा? ये एंगल कितना बना रहा है भाई? तो यहां से लेकर के AB, आप इसको ब्रेक करना चाहते हो यहां से इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल के, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB का जो वैल्यू है ये देखो, ये आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास IA R02 है ना, ये वाला।
अब यहां से फाई एंगल बना रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू, ये कंपोनेंट की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी का जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगा I2 R02, ये आपका हो जाएगा cos phi 2, I2 R02 cos phi 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये आपका ए बी का वैल्यू हो गया। बी सी का वैल्यू क्या है, यहां से बी सी की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे। यहां से ये मेरे पास यहां से लेकर के यहां तक का बी सी है। अब बी सी की वैल्यू को हम निकालेंगे तो ये जो मेरे पास आया हुआ है, यहां से देखो ये R02 और ये मेरे पास क्या है X02 है, ठीक है, यहां से। अब इसको आप ब्रेक करना चाहोगे यहाँ पे, तो इसमें ब्रेक होगा इस तरीके से आपका, यहाँ पे और यहाँ पे। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या था आपके पास, I2 X02 था, ठीक है। तो यहां से BC का वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको। BC का वैल्यू जब आप निकालोगे तो I2 X02 था और ये sin phi 2 में ब्रेक होगा। आप अच्छे से निकाल के देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आता होगा, अच्छे से निकाल के देखिए। तो AB का वैल्यू आ गया I2 R02 cos phi 2, BC का वैल्यू आ गया I2 X02 sin phi 2। इतना क्लियर हो गया? तो अब मुझे जो ड्रॉप मिला, ड्रॉप का मतलब क्या है, ड्रॉप की वैल्यू मेरे पास था, कितना था बेटा, E2 माइनस का V2, ये मेरे पास ड्रॉप था। इतना क्लियर हो गया? ये जो ड्रॉप की जो वैल्यू है वो मुझे कितना मिल गया, वो मुझे मिल गया I2 R02 cos phi 2, है ना, प्लस, है ना, और ये मेरे पास क्या मिल गया, I2 X02 sin phi 2, ये मुझे मिल गया ड्रॉप की वैल्यू, ये ड्रॉप की वैल्यू मिल गया, करेक्ट। यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस ड्रॉप को यूज करके यदि मैं वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूं, हाँ, कई लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो निकाल के देखिए, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें एनालिसिस कीजिए, लगाइए फॉर्मूला, आप जो जस्ट I2 X02 को कैसे मैंने स्प्लिट किया दो पार्ट में, उसको आप लगाइए, आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जब निकालना चाहोगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होता है बेटा, ये आपके पास हो जाता है E2 माइनस का V2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100, है ना। तो ये मेरे पास E2 माइनस V2 वही तो मेरा ड्रॉप है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगा वो मेरे पास हो जाएगा I2 R02 और ये cos phi 2 और ये प्लस हो जाएगा I2 X02, ठीक है, और sin phi 2, इतना होगा, डिवाइडेड बाई यहां से डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा V2 और ये आपका हो गया V2, क्लियर, ये आपका हो जाएगा V2 की वैल्यू। तो दिस इज योर V2 और यहां से आप लिख सकते हो दैट इज योर 100। इतना क्लियर हो गया? सो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मैं यहां से लिखना चाहूंगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो I2 R02 आपका हो जाएगा I2 R02 डिवाइडेड बाई V2 cos phi 2 इंटू 100 लिख देता हूं मैं, इंटू 100 cos phi 2 परसेंटेज में लिखने के लिए, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस I2 X02 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और ये मेरे पास हो जाएगा sin phi 2। ओके सर, इतना मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो होता है R02 डिवाइडेड बाई V2 बाई I2, ये मेरे पास परसेंटेज रेजिस्टेंस हो गया, इंटू 100 है, तो दिस इज योर परसेंटेज रेजिस्टेंस, दिस इज योर परसेंटेज रेजिस्टेंस, दिस इज योर परसेंटेज रिएक्टेंस, दिस इज योर परसेंटेज रिएक्टेंस। V2 बाई I2 हमारा क्या होता है, V2 बाई I2 हमारा बेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या V2 और I2 हमारा बेस वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस बोल सकते हो, या बेस वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। तो रेजिस्टेंस बाई इंपीडेंस आप उसको लिख सकते हो परसेंटेज किसके फॉर्म में, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और उसको परसेंटेज रिएक्टेंस के फॉर्म में। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला मेरे पास आया बच्चा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, परसेंटेज रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहां पे आपका हो जाएगा cos phi 2 यहां से, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस, और परसेंटेज रिएक्टेंस को आप ऐसे लिख दोगे यहां पे, R02 X02 लिखने के नहीं है, इट इज ओनली परसेंटेज रेजिस्टेंस, दैट इज योर परसेंटेज R, एंड परसेंटेज रिएक्टेंस दैट इज योर परसेंटेज X। ओके, सो दिस इज योर sin phi 2, दिस इज योर sin phi 2, ये हो गया। और 100 तो इसमें परसेंटेज के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 100 इंक्लूडेड है, cos phi 2 इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज एक्सक्लूडेड। तो परसेंटेज R का मतलब होता है ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं वही परसेंटेज R है, और यहां पे जो हमने आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है वो आपका परसेंटेज X है। तो परसेंटेज R cos phi 2 प्लस परसेंटेज X sin phi 2, ये आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन जिसका यूज हम लोग करते हैं।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इतना लंबा चौड़ा हम लोगों ने डेरिवेशन किया, लेकिन यू डोंट नीड टू डेरिवेशन फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन या प्रॉब्लम। किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेशन की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, ये डेरिवेशन कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, बस उसको बताने के लिए मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया। तो पहला फॉर्मूला आ गया फॉर यहां पे मैं एक ही साथ लिख देता हूं ना, पहला दूसरा करके लिखने की नीड नहीं है। जितना कम फॉर्मूला हम यूज करेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया परसेंटेज आर कॉस फाई टू, और यहां पे मैं लिखना चाहूंगा प्लस माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई टू, परसेंटेज एक्स साइन फाई टू। तो कुल मिला के मैं ये फॉर्मूला को यहां पे लिखना चाहूंगा इस तरीके से। अब आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए कि यदि मैं यहां पे प्लस लिख रहा हूं तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है यहां पे लैगिंग पावर फैक्टर, प्लस का मतलब होता है लैगिंग पावर फैक्टर। और यहां पे मैं यदि माइनस लिख रहा हूं तो माइनस का मतलब होता है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। माइनस का मतलब क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। तो प्लस और माइनस मैं क्यों लिखूंगा और किसके लिए लिखूंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यार, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस क्यों लिखूंगा, माइनस क्यों लिखूंगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, तो प्लस फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, माइनस फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। अब सर आपने तो डेरिवेशन किया है लैगिंग के लिए, लेकिन आप डेरिवेशन करते जस्ट लीडिंग के लिए, और फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम आप लीडिंग के लिए बनाते तो आपको वहां पे माइनस साइन मिलता। करने की जरूरत नहीं है, हमको बस यूनिवर्सल फॉर्मूला मिला। इसी यूनिवर्सल फॉर्मूला को हम लोग समझ जाते हैं कि प्लस किसके लिए लेना है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और माइनस किसके लिए लेना है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। और आपका पावर फैक्टर क्या हो सकता है बच्चा, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो आपका यूनिटी पावर फैक्टर भी हो सकता है, यूनिटी पावर फैक्टर भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है cos phi का वैल्यू 1। If cos phi will be equals to 1, then phi will be equals to 0. When cos phi will be equals to 1, then definitely sin phi will be equals to 0 na? Then definitely sin phi will be equals to 0. Now put the value of cos phi and sin phi in the given equation. So your percentage voltage regulation will be equal to what? So your percentage voltage regulation for unity power factor will be equals to percentage R, and cos phi 2 will be equals to 1, and plus minus percentage x and sin phi 2 equal to 0, then percentage x multiplied by 0, then this is 0. तो ये टर्म्स कंप्लीटली आपका 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस को कोई मीनिंग नहीं बचेगा, और यहाँ पे परसेंटेज आर के आपके बराबर हो जाएगा। तो जब भी आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए बोले और पावर फैक्टर को यूनिटी बोलेगा, तो वो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो परसेंटेज आर के बराबर हो जाएगा। क्या बोला मैं, वो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो परसेंटेज आर के बराबर हो जाएगा। दैट वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू द परसेंटेज आर। इज इट क्लियर ना? तो 3 पॉइंट हम लोग बस नोट करके लिखेंगे। इस टॉपिक का कंक्लूजन यह है कि पहली बात आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आप वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी ट्रांसफॉर्मर का निकालने जा रहे हो बेटा, तो आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज आर इंटू कॉस फाई टू प्लस माइनस परसेंटेज एक्स इंटू साइन फाई टू। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब बोलेगा प्लस किसके लिए लेना है, इफ योर पावर फैक्टर इज लैगिंग तो यू आर टेकिंग पॉजिटिव साइन, इफ योर पावर फैक्टर इज लीडिंग तो यहां पे हम नेगेटिव साइन लेंगे, इफ योर पावर फैक्टर इज यूनिटी देन यूनिटी तो cos फाई का वैल्यू 1 होगा, sin फाई का वैल्यू 0. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos फाई एंड sin फाई इन द गिवन इक्वेशन, सो यू विल गेट परसेंटेज रेजिस्टेंस. सो परसेंटेज रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन. दिस इज द मेन यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर एवरी काइंड ऑफ पावर फैक्टर. इज इट क्लियर ना? तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा, ये तीनों चीजें पता होना चाहिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब इसमें और बहुत सी चीजों की मैं बात करूंगा. लेट्स से एक एग्जांपल ले लेता हूं. लेट्स हैव टेक एन एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए अपने कॉपी में. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करते हैं. पहले बेसिक क्वेश्चन को यहां पे हम लोग कर लेते हैं बेटा. पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन को कर लेते हैं. यदि मैं आपको बोल दूं कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स से मेरे पास परसेंटेज रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दिया गया है 2% बेटा, और परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा, वही मैं ले रहा हूं डायरेक्ट. परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू आपको दे दिया गया है 4%. अब आपको यहां पे डिफरेंट पावर फैक्टर दिया है. 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है. सेकेंड आपको दे दिया गया है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग. देखो पावर फैक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. और थर्ड आपको दे दिया गया है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर. सो 3 डिफरेंट पावर फैक्टर के लिए आपको यहां पे क्या की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ये जो 3 डिफरेंट पावर फैक्टर है उसके लिए आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करो. तो मैं लिख देता हूं यहां पे कैलकुलेट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर अबव गिवन
पावर फैक्टर्स, फॉर अबव गिवन पावर फैक्टर्स। ये ऊपर में दिए गए पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो फर्स्ट, इफ पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग, सो योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू परसेंटेज आर। परसेंटेज आर इज 2%, तो 2 लिख दो यहाँ पे। cos फाइव की वैल्यू कितना दिया है, 0.8, तो cos फाइव विल बी इक्वल टू 0.8। यदि हम यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे, तो प्लस, एंड परसेंटेज रिएक्टेंस कितना गिवन है, 4, एंड cos फाइव की वैल्यू 0.8 है, तो sin फाइव की वैल्यू डेफिनेटली 0.8 के बाद 0.6 हो जाएगा। आप लोग को निकालने आता है। यदि cos फाइव की वैल्यू 0.8 है तो sin फाइव की वैल्यू 0.6 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं 0.6 पुट कर देता हूं। आई विल गेट द आंसर, 8 दूनी 16 मतलब 1.6 हो गया, प्लस 6 चौक 24, 2.4, तो 24 में 16 को जोड़ो बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, 4% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये परसेंट में है, ये परसेंट में है। ओके, तो 4% इज योर करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्टेज रेगुलेशन यदि आपको निकालना है, फॉर किसके लिए, अब आपको निकालना है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो दिस इज योर फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, दिस इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। यदि आप लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निकालना है तो दिस साइन मस्ट बी नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 0.8, और ये माइनस साइन हो गया, और ये हो जाएगा 4 इंटू 0.6 विल बी इक्वल टू 1.6 माइनस का 2.4। मतलब अब यहाँ पे 24 में से 1.6 गया तो 0.8 माइनस का 0.8 आ जाएगा, क्योंकि 0.8 इसमें ऐड करता हूं तो 2.4 आएगा, है ना। 8 16 24, तो माइनस का 0.8 आपके पास परसेंट में क्या आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन आ गया। तो देखो अब नेगेटिव हो गया वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। और यदि यहाँ पे आपका यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन यदि आपको पूछेगा तो वो परसेंटेज आर के बराबर होगा, और परसेंटेज आर कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो 2%, तो 2% इज योर राइट आंसर। एक चीज आपने यहाँ पे नोट किया कि वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू आ रहा है वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर में पॉजिटिव आ रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गया, और यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गया। तो इसके बारे में बहुत सारे बातें करूंगा, अभी इसके बारे में बहुत सारे बातें करूंगा। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग इसको नोट करिए। एक मैं आप लोगों को यहीं पे होमवर्क देता हूं बेटा। होमवर्क क्या है कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 4% दे दिया गया हो, और परसेंटेज इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो आपको 8% दे दिया गया हो। तो कैलकुलेट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर फर्स्ट 0.8 पावर फैक्टर, लैगिंग एंड लीडिंग दोनों के लिए निकालना, एंड यूनिटी पावर फैक्टर, एंड यूनिटी पावर फैक्टर के लिए भी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को निकालना। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन जो आपके कॉपी में होना चाहिए। अभी मैंने कुछ किया नहीं बेटा, अभी मैंने क्या किया कि अभी परसेंटेज रेजिस्टेंस आपको दे दिया, परसेंटेज इंपीडेंस दे दिया, आपको बस परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके आप वोल्टेज रेगुलेशन सेम फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे परसेंटेज रेजिस्टेंस और परसेंटेज इंपीडेंस के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया। तो कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये बड़ा सिंपल था। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंडीशन, है ना। पहला कंडीशन, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन होता है, और जीरो होने के क्या कंडीशन होता है। तो चलो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होने के कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के मैक्सिमम होने के कंडीशन को हम लोग देख लेंगे। कौन सी कंडीशन पे वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे जीरो होगा, और कौन सी कंडीशन पे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा, हम लोग ना यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो कंडीशन वोल्टेज रेगुलेशन को जीरो होने का कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन का मैक्सिमम होने का कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बड़ा ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे करके कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शंस या कौन सा कंडीशंस जीरो पावर फैक्टर, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन से कंडीशन पे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जो है जीरो होगा, कौन से कंडीशन पे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा। तो कंडीशन पता होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? ओके, तो चलिए वो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो पहला हमारे पास प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है
कि कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, चलो लिख लेते हैं बेटा यहां पे, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होने की कंडीशन, सो कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। इतना क्लियर है बेटा? चलो आप मुझे बताइए कि यदि मैं यहां पे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूं, लेट से यहां पे मैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू परसेंटेज आर, और ये मेरे पास cos phi 2, दिस इज योर प्लस माइनस, and this is percentage x and this is your sin phi 2. Is it clear? So this is the formula of percentage voltage regulation. अभी ये फॉर्मूला में मैं प्लस ले लेता हूं तो मुझे लैगिंग पावर फैक्टर का मिल जाएगा, यदि मैं माइनस ले लेता हूं तो मुझे लीडिंग पावर फैक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा, और cos phi 2 का वैल्यू 1 ले लेता हूं, पावर फैक्टर का वैल्यू 1, तो मुझे यूनिटी पावर फैक्टर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहां पे प्लस लूंगा तब वोल्टेज रेगुलेशन का जीरो होना पॉसिबल है, या यहां पे माइनस लूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का जीरो होना पॉसिबल है, आप लोग मुझे डिसाइड करके बताइए। यदि मैं यहां पे प्लस लेता हूं तो क्या कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो पाएगा? मान लो ये जो मेरे पास फर्स्ट टर्म्स है, ये सेकंड टर्म है, यहां पे प्लस साइन लेता हूं तो दोनों तो जुड़ेगा ना बेटा, और दो नंबर्स को आप यदि ऐड करते हो तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो प्लस लूंगा इसका मतलब मैं लैगिंग पावर फैक्टर लूंगा, तो लैगिंग पावर फैक्टर में तो वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी मेरा जीरो नहीं होगा, तो इसलिए मैं वहां पे लैगिंग पावर फैक्टर नहीं लूंगा। अब मैं यहां पे लीडिंग पावर फैक्टर लेता हूं, और लीडिंग पावर फैक्टर लेता हूं तो परसेंटेज आर cos phi 2 का जो वैल्यू है वो यदि परसेंटेज x sin phi 2 के बराबर हो जाता है तो मुझे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। लेकिन मैं प्लस साइन यहां पे लेता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो दोनों दो गुना हो जाएगा, दैट मींस वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू मुझे तो किसी भी कंडीशन में यहां पे जीरो नहीं मिल रहा है यदि मैं प्लस लूंगा तो। और लेकिन जब मैं माइनस लेता हूं और माइनस ले लेता हूं तो परसेंटेज आर cos phi 2 का वैल्यू बराबर हो जाता है परसेंटेज x sin phi 2 का, तब वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मुझे जीरो मिलता है। यह समझाना चाह रहा हूं वोल्टेज रेगुलेशन का जीरो होना ओनली पॉसिबल है लीडिंग पावर फैक्टर में। यदि आपका पावर फैक्टर का नेचर लीडिंग है तभी आपका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, अदरवाइज आपका पावर फैक्टर यूनिटी है या लैगिंग है तो कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन जीरो नहीं होगा। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सबसे पहला तो जो लोड है या जो पावर फैक्टर है वो आपका कैसा होना चाहिए? लीडिंग पावर फैक्टर होना चाहिए, कैपेसिटिव लोड होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे सभी बच्चे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। नोट करके क्या पॉइंट लिखेंगे? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। क्या बोला मैं? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में ही जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। तो यहां पे मैं क्या ले लेता हूं? फॉर लीडिंग पावर फैक्टर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू मुझे जीरो चाहिए, मतलब परसेंटेज आर cos phi 2 माइनस परसेंटेज x sin phi 2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? जीरो। तो जब इसको जीरो के बराबर करोगे तो परसेंटेज आर cos phi 2 का जो वैल्यू है बराबर हो जाएगा परसेंटेज x sin phi 2 की वैल्यू का, ठीक। और आपका पावर फैक्टर वहां पे लीडिंग है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और कैंसिल करेगा तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। ओके बेटा, अब यहां से पहला आपको क्या मिलता है? sin phi 2 और cos phi 2 का मैं रेशियो कर देता हूं तो इट विल बी tan phi 2, and tan phi 2 will be equals to what? Sin beta cos, so percentage r divided by percentage x, percentage r divided by percentage x. So we can write it tan phi 2 will be equals to percentage r divided by percentage x. ये मुझे एक कंडीशन मिला।
इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लोग को पता है कि परसेंटेज आर को हमने क्या लिखा है, जब डेरिवेशन हमने किया है तो परसेंटेज आर को हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है R02। देखो ना, इधर देखो ना बेटा, इसको क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, आप देखो ना, परसेंटेज आर को हमने क्या लिखा है, कहां पे लिखे हैं भैया, इधर लिखे हैं शायद, यहां भी नहीं, ये R02 इंटू I2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100, और ये I2 X02 बाई V2, ये हम लोगों ने लिखा है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज आर को R02 इंटू I2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100 हमने लिखा हुआ है, और यहां से हमने परसेंटेज X को क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज X को हमने लिखा हुआ है X02 I2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100, ये हमने लिखा हुआ है। तो परसेंटेज आर और परसेंटेज एक्स की वैल्यू हमको पता है। लेट पुट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज आर एंड परसेंटेज एक्स इन द गिवन इक्वेशन, सो आई विल गेट, तो tan phi 2, दिस इज योर tan phi 2, इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो। सो परसेंटेज आर विल बी इक्वल टू व्हाट, R02 इंटू I2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई X02 I2 divided by V2 into 100, okay, into 100. So I will get 100 and 100 is cancel out, I2 by V2 cancel, I2 by V2 cancel, I will get tan phi 2 will be equals to R02 divided by X02. I will get tan phi 2 will be equals to R02 divided by X02. This is the formula. This is the formula. That means, what do you mean by this? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहली चीज तो tan phi 2 का जो वैल्यू है, कंडीशन क्या मिला अपने को, tan phi 2 का जो वैल्यू है वो परसेंटेज आर डिवाइडेड बाई परसेंटेज एक्स के बराबर है, पहली चीज। दूसरा मुझे ये मिल गया कि ये जो tan phi 2 का वैल्यू मेरे पास आया वो क्या के बराबर हो गया, वो मेरे पास हो गया R02 डिवाइडेड बाई X02 के रेशियो के बराबर आ गया। अभी तक आपको 2 पॉइंट मिला है बेटा, 2 पॉइंट को सोचिए। अब आपके पास एक चीज मुझे बताइए कि एक ट्रांसफॉर्मर है ना इस तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, रिफर टू कौन सा साइड, सेकेंडरी साइड, ओके सर। और यहां पे आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, यहां रिएक्टेंस, और यहां पे आपका वोल्टेज है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर E2 एंड दिस इज योर प्लस माइनस योर V2, ओके। एंड हियर आई एम टेकिंग, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रिएक्टेंस, ओके। दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रिएक्टेंस। हमने इसको बोला हुआ है R02, इसको हमने बोला हुआ है X02, और ये जो आपके पास करंट है वो आपका I2 है, एंड दिस इज योर लोड, ओके सर। चलो, जो भी लोड है, जो भी लोड आपके पास यहाँ पे है ना, जो भी लोड है, मान लो यहाँ पे लोड है, ये जो लोड है, लोड इंपिडेंस, ये कैसा है, कैसा लोड है भाई, यहाँ पे आपके पास लोड रेजिस्टेंस और माइनस का JXC है कि नहीं। माइनस का JXC क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है यार कि जो भी लोड है वो कैपेसिटिव लोड होना चाहिए, तभी तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ओके सर। अब ये माइनस का JXC है, यहां का इंपेडेंस ट्रायंगल आप निकालना चाहोगे, phi 2 का वैल्यू सपोज यहां पे आप बनाना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो tan इनवर्स XC बाई आपका क्या हो जाएगा, RL, यही होगा, tan इनवर्स XC बाई RL होगा। मतलब यहां पे इंपेडेंस ट्रायंगल आप बनाना चाहोगे तो दिस इज योर R2 है ना बेटा, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर XC, करेक्ट, ये RL है नॉट R2, दिस इज योर RL, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास ZL, और यहां पे जो एंगल आया आपके पास दैट इज योर phi 2। phi 2 इज नथिंग बट व्हाट यार, phi 2 ये जो लोड है वहां का लोड इंपेडेंस एंगल है, phi 2 यहां का एंगल है, ये आपके पास इंपेडेंस ट्रायंगल बना। मुझे ये बताइए कि यहां पे आपके पास क्या है सर, यहां पे आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, और इंपेडेंस को मैं लिखना चाहूं वाइंडिंग का तो Z02 लिखूंगा ना बेटा, और यहां पे मैं लिख सकता हूं R02 प्लस JX02 लिखूंगा ना, इस तरीके से मैं लिखूंगा ना इसको, तो ये मैंने लिख लिया, ओके बेटा, मैंने लिख लिया इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, यहां से मैं phi 2 की अब इसका मैं phi 2 नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, θ2 लिखूंगा। तो θ2 विल बी इक्वल टू व्हाट, θ2 विल बी इक्वल टू, क्यों थीटा लिखा मैं, अरे क्योंकि ये मेरा ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग है ना भैया, तो वाइंडिंग का जो इंपेडेंस एंगल है वो थीटा है, लोड का इंपेडेंस एंगल मेरे पास क्या है, फाई है, दोनों में फर्क है ना भैया, थीटा को फाई को थीटा कैसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ का इंपेडेंस अलग है, यहाँ का इंपेडेंस अलग है, यहाँ के इंपेडेंस को मैंने क्या लिखा फाई, यहाँ के इंपेडेंस को मैंने क्या लिखा, उसके एंगल को, इंपेडेंस एंगल को थीटा, तो दोनों में फर्क है ना। चलो, तो θ2 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, और मैंने इसको लिख दिया X02 डिवाइडेड बाई R02,
इतना क्लियर है, ये मैंने लिख दिया। हाँ, इसका इंपेडेंस ट्रायंगल आप बनाओगे ना बच्चा, तो ये आपको बनेगा, कैसे बनेगा देखो, इसके इंपेडेंस ट्रायंगल, ये आपके पास हो गया R02, ये आपके पास क्या हो जाएगा X02, है ना, ये आपका पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ये आपके पास हो जाएगा Z02, करेक्ट। और ये जो एंगल आया बेटा इन दोनों के बीच में, ये आपका थीटा है। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स X02 R02। अब इन्होंने क्या बोला कि यदि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास φ2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो हमारे बराबर है tan इनवर्स R02 डिवाइडेड बाई X02 के। समझे मेरे बात को, बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ये φ2 का जो वैल्यू है tan इनवर्स R02 और X02 के बराबर है। और वहां से मैं क्या लिख देता हूं, लेट से φ2 की वैल्यू को लाके यहां पे पुट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा tan इनवर्स कितना है बेटा XC डिवाइडेड बाई RL, और ये मेरा हो गया बराबर, और ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स, और ये मेरे पास R02 डिवाइडेड बाई X02। इसका मतलब दोनों साइड से कुछ कट रहा है क्या, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। तो कंडीशन क्या आ गया, XC बाई RL का रेशियो यदि बराबर हो जाता है R02 बाई X02 के, तभी वोल्टेज रेगुलेशन जो है जीरो होगा, तभी इसी कंडीशन पे वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। तो एक कंडीशन वोल्टेज रेगुलेशन के जीरो होने का क्या है कि φ2 का वैल्यू जो है यदि tan इनवर्स R02 बाई X02 के बराबर होगा तब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो। तो दिस इज द कंडीशन। इसी को सेकंड कंडीशन के टर्म में आप लिखना, सेम कंडीशन सेम चीज है ना, इसी को इसके टर्म में लिखना चाहते हो, ऑप्शन यदि ऐसा फ्रेम हुआ है तो हमको φ2 का वैल्यू पता है ना बेटा, φ2 का वैल्यू XC बाई RL हम लोगों ने यहां पे रख दिया, और यहां पे हम लोग को पता है tan इनवर्स R02, तो XC बाई RL का रेशियो R02 बाई X02 के बराबर हो गया। इसका मतलब कई लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग का X बाई R रेशियो, ऐसे बोलोगे ना, ये बोलोगे ना, यदि जो लोड है, लोड का 1 अपॉन XC बाई RL का जो रेशियो है, यदि वो आपका X02 डिवाइडेड बाई R02 के रेशियो के बराबर हो जाता है, तब, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, तो लोड का X बाई R रेशियो इस ट्रांसफॉर्मर के X बाई R रेशियो के बराबर हो जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इसका X बाई R रेशियो का रेसिप्रोकल यहां के X बाई R रेशियो के बराबर होगा। रेसिप्रोकल मैंने बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां के X बाई R रेशियो का जो रेसिप्रोकल है वो यहां के X बाई R रेशियो के बराबर हो जाता है, तब आपका क्या होगा बेटा, तभी आपका यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू जीरो होगा। तो पहला कंडीशन जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही हमारा फर्स्ट कंडीशन है जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होने के लिए φ2 का वैल्यू tan इनवर्स R02 बाई X02 के बराबर होना चाहिए, या फिर XC बाई RL का जो रेशियो है वो R02 बाई X02 के बराबर होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? XC बाई RL का रेशियो R02 बाई X02 के बराबर होना चाहिए, ठीक। या फिर आप यहां पे लिख रहे हो X02 डिवाइडेड बाई R02 के टर्म में आप लिख रहे हो, X02 बाई R02 के टर्म में लिख रहे हो, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, इसके X बाई RL रेशियो को रेसिप्रोकल कर दो, और कुछ नहीं। तो दिस इज द कंडीशन, यही कंडीशन है। इसका मतलब थीटा प्लस φ2 को आप एड ऑन करोगे तो थीटा और φ2 को आप जोड़ोगे तो दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये भी नोट कर लो आप। दोनों को आप ऐड करके देखो, दोनों ट्रायंगल को मैच करके देखो, तो थीटा और φ2 का वैल्यू 90 के बराबर होना चाहिए फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो यही कंडीशन है, बस 3 पॉइंट आप लोग याद रखना, 1, 2 और ये 3। इतना क्लियर हो गया? आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब मैं आगे की कहानी बताता हूं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन बेटा, सेकंड मेरे पास कंडीशन आने वाला है, यहां पे मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर यहां पे मैं लिख देता हूं, अभी जीरो आप लोगों ने देखा था, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हमको पता है मैक्सिमम कब होगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, जब वहां पे प्लस साइन यूज करोगे, तो प्लस साइन यूज करोगे मतलब लैगिंग पावर फैक्टर, तो परसेंटेज R ये मेरे पास cos φ2 और ये प्लस ये मेरे पास हो जाएगा परसेंटेज X और ये मेरे पास sin φ2। इज इट क्लियर ना बेटा? इतना क्लियर है? तो ये मेरे पास हो गया परसेंटेज R
परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू परसेंटेज आर कॉस फाई टू प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई टू। ये मेरे पास हो गया, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू परसेंटेज आर कॉस फाई टू प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई टू, तो हो गया। अब यहां पे नोट करके आप फिर से पॉइंट लिखेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। तभी तो ये ऐड होगा ना, तभी तो ऐड ऑन होगा दोनों, ये वाला तभी तो ऐड होगा। तो यहां पे लिखो मैक्सिमम, यहां पे आप लिख लीजिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर, ओनली पॉसिबल, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर, इज ओनली पॉसिबल फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। यहां पे लिख लो आप लैगिंग पावर फैक्टर, ये ऐसे करके आप लिख लीजिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। ओके बेटा, अब लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ही मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन यहां पे पॉसिबल है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, मैक्सिमम, किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमम, किसी भी चाहे इफिशिएंसी हो, चाहे पावर हो, चाहे वोल्टेज रेगुलेशन हो, इन सारे क्वांटिटीज का मैक्सिमम वैल्यू यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, इस वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल आपके पास क्या है, फाई टू ही तो चेंज होता है, परसेंटेज आर तो फिक्स है, परसेंटेज एक्स तो फिक्स है, चेंज क्या होता है, फाई टू क्या है, पावर फैक्टर एंगल है, लोड एंगल है, उसी की वैल्यू को आप चेंज करते हो एंड इक्वेटिंग टू जीरो कर देते हो। तो यहां पे लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू फाई टू एंड इक्वेटिंग टू जीरो, एंड इक्वेटिंग टू जीरो। तो चलो भैया इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। तो यहां पे हम लिख लेते हैं डी बाई डी फाई टू, और यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूला को लिख देते हैं। सो दिस इज योर परसेंटेज आर, ओके, और ये मेरे पास हो जाएगा कॉस फाई टू, और ये प्लस परसेंटेज एक्स, और ये मेरे पास हो जाएगा साइन फाई टू, ओके, साइन फाई टू। इज इट क्लियर? सो परसेंटेज आर कॉस फाई टू प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई टू विल बी इक्वल टू जीरो। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू फाई टू एंड इक्वेटिंग टू जीरो, और जीरो के बराबर रख दो आप। सो परसेंटेज आर कॉस फाई टू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू फाई टू माइनस का साइन फाई टू हो जाएगा, तो माइनस का परसेंटेज आर दैट इज योर साइन फाई टू, और ये प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई टू, तो परसेंटेज एक्स हो गया और साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा कॉस फाई टू एंड पुट इक्वेटिंग टू जीरो। सो आई विल गेट परसेंटेज आर साइन फाई टू, दिस इज योर परसेंटेज आर साइन फाई टू विल बी इक्वल टू परसेंटेज एक्स कॉस फाई टू, will be equal to percentage x cos phi 2 this. So tan phi 2 will be equals to what? So tan phi 2 will be sin beta cos will be equals to percentage x divided by percentage r, that means x divided by r, percentage cancel out। तो ये कंडीशन तो आपके पास आ गया मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए x by r रेशियो tan phi 2 बराबर होना चाहिए x by r रेशियो का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अगेन हम इसको पुट करना चाहेंगे, अगेन यहाँ पे हम पुट करना चाहेंगे। तो पहला कंडीशन आपके पास आ गया कि भैया मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए tan phi 2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, परसेंटेज x बाई परसेंटेज r के बराबर होना चाहिए। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज x। सो दिस इज योर x02, दिस इज योर I2, दिस इज योर E2, V2, not E2, it is your V2 and multiplied by 100. So this is your 100 divided by this is your R02, this is your I2 and this is your V2. Again I can write it is your V2. So I am just putting the value of percentage x and the percentage r in the given equation. So 100 and 100 will be cancelled, I2 and I2 will be cancelled, V2 and V2 will be cancelled. So I will get x02 divided by R02. So x by r ratio will be equal to tan phi 2. So there are second condition, there is second condition, tan phi 2 will be equals to x02 divided by r02. So this is your second condition for maximum voltage regulation. तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यदि आप यहाँ पे मिनिमम या जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे थे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे थे तो tan phi 2 का जो वैल्यू आपके पास आया था वो परसेंटेज r बाई परसेंटेज x आया, यहाँ पे परसेंटेज x बाई परसेंटेज r आया, तो दोनों एक दूसरे को उल्टा हो गया। और सही बात भी है, एक दूसरों के रेसिप्रोकल तो होगा, एक तरफ आप मैक्सिमम की बात करो, एक तरफ आप जीरो की बात करो, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, इनवर्स है। इज इट क्लियर? तो उल्टा तो आना ही है कंडीशन। तो याद ये रखना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे तो tan phi 2
tan phi2 x02 बाई r02 का जो रेशियो है, tan phi2 का जो वैल्यू है वो x02 r02 के रेशियो के बराबर होगा। मतलब ये हुआ ना बच्चों कि यदि आपके पास ये सर्किट अवेलेबल है, ये सर्किट के बारे में आप अच्छे से नॉलेज रखते हो, ये आपके पास लेट से लोड है और यहाँ पे आप जस्ट बना दीजिए इस तरीके का बना दीजिए, तो आपके पास क्या होने वाला है, दिस E2, दिस इज योर V2 एंड ये आपके पास I2 हो गया और यहाँ का आपके पास हो जाएगा cos phi2 पावर फैक्टर। सो दिस इज योर परसेंटेज रेजिस्टेंस R02 एंड दिस इज योर परसेंटेज रिएक्टेंस X02। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ को आप थीटा लिखते हो तो थीटा विल बी इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो बच्चा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स X02 बाई R02 लिख सकते हो आप, और इंपेडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हो। ये आपके पास क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर आपने कंसीडर किया है, तो कहीं कहीं लोड का जो इंपेडेंस है वो आपके पास क्या होने वाला है, RL प्लस JXL होने वाला है। इज इट क्लियर? सो फाई ये जस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये θ2 है, ये φ2 है। φ2 का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, φ2 का वैल्यू इस लोड का इंपेडेंस एंगल ट्रायंगल आप लिखोगे तो आपके पास हो जाएगा XL डिवाइडेड बाई RL, यही होगा। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करो करके, क्या बोला जा रहा है कि वहां पे tan phi2 है, तो ये चलो मैं इसको लिख लेता हूं tan phi2। यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे किसकी वैल्यू को पुट करना है, जस्ट आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, चलो यहाँ पे पुट कर दो, आप कहाँ पे पुट कर दो, ये यहाँ पे देखो, हाँ tan phi2 का जो वैल्यू है, यहाँ पे tan phi2 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास tan phi2 वेयर tan phi2 विल बी इक्वल टू XL बाई RL। तो यहाँ पे tan phi2 का वैल्यू क्या है, X02 बाई R02, tan phi2 का वैल्यू XL बाई RL। इसका मतलब यहाँ पे फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास जो वैल्यू है, XL का जो वैल्यू है, XL बाई RL का जो रेशियो है, वो जस्ट इंपिडेंस के X बाई R रेशियो के बराबर होना चाहिए। वहां पे रेसिप्रोकल था, यहाँ पे बराबर था, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो लोड एंगल जो है वो यदि θ2 के बराबर कर देते हो ना आप, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आपके सर्किट में होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का पावर फैक्टर को यहाँ के पावर फैक्टर के बराबर कर दोगे आप, यहाँ के पावर फैक्टर को यहाँ के पावर फैक्टर के बराबर, पावर फैक्टर मत बोलो, यहाँ के एंगल को यहाँ के एंगल के इक्वल कर दोगे, तब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो ये नहीं करना है कभी भी अपने को, ये नहीं करना है। वोल्टेज रेगुलेशन को कम करने के लिए यहाँ के एंगल और यहाँ के एंगल, दोनों के एंगल के सम 90 के बराबर होना चाहिए। हमको वोल्टेज रेगुलेशन को मैक्सिमम थोड़ी रखना रहता है, कम रखना रहता है। तो कभी भी हम यहाँ के एंगल को यहाँ के एंगल के बराबर नहीं रखें। इसका मतलब यहाँ के X बाई आर रेशियो को यहाँ के X बाई आर रेशियो के बराबर कभी भी नहीं रखेंगे तो भाई वोल्टेज रेगुलेशन हमारे सर्किट में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ड्रॉप होने लगेगा, और वो हमको डिजायरेबल नहीं है, नहीं मांगता ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन, अनडिजायरेबल कंडीशन है वो। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारे सर्किट में मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, तो चलो कुल मिला के मेरा कंक्लूजन क्या हुआ वोल्टेज रेगुलेशन का, जल्दी से देखो बेटा, 1 घंटा फिर भी बन गया, देखो वीडियो है ना, मैं जल्दी बोला फिर भी। तो वोल्टेज रेगुलेशन की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ कंक्लूजन का, तो आपको 2-3 चीजें बस याद रखना है बच्चों, इसमें 2-3 चीजें याद रखना है वोल्टेज रेगुलेशन में। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला, वो आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला E2 माइनस का आपके पास क्या होता है, E2 माइनस का V2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100। तो ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज R cos phi2 प्लस माइनस परसेंटेज X sin phi2, ये पता होना चाहिए। ओके, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो ये दो हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन और पूछा जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन है ना, मैक्सिमम होने के क्या कंडीशन है, वोल्टेज रेगुलेशन के 0 होने के क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडीशन वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर 0, कंडीशन फॉर, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन फॉर, यहाँ से याद रखना आप, मैक्सिमम को याद रखना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम VR, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन फॉर 0 VR, कंडीशन फॉर 0 VR। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम VR का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होने के लिए पहली बात यह है कि phi2 का जो वैल्यू है मैक्सिमम होने के लिए वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, tan इनवर्स आपके पास X02 बाई R02 के बराबर होना चाहिए। करेक्ट, इसका मतलब ये होना चाहिए कि θ2 का जो वैल्यू होता है वो भी आपका क्या होता है, tan इनवर्स XL बाई RL के बराबर होता है। तो यहां से निकल के ये आता है
कि ये आता है कि फाई 2 का वैल्यू यदि थीटा 2 के बराबर हो जाएगा ना, तभी वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे पहला कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यहां पे ये जो फाई 2 का जो वैल्यू आप लोगों ने निकाला, ये बराबर होना चाहिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के होने के लिए। ये आपको उल्टा आ जाएगा, R02 बाई X02 के बराबर होना चाहिए। मतलब सेकेंड आप ये लिख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग का मतलब XC बाई RL का जो रेशियो है वो आपके पास R02 बाई X02 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ये आपका क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब तीसरा ये लिख सकते हो कि फाई 2 है और आपके पास थीटा 2 है, दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए, तभी आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो ये हमारे पास डिजायरेबल कंडीशन है। दिस इज योर डिजायरेबल कंडीशन, ये हमारा डिजायरेबल कंडीशन है और ये हमको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, अनडिजायरेबल कंडीशन। ये कभी भी इक्वल मत करना, नहीं तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा, ट्रांसफॉर्मर का परफॉर्मेंस पैरामीटर खराब हो जाएगा। ओके, तो कभी भी दोनों को इक्वल नहीं करना है, कभी भी दोनों को x बाई आर रेशियो को इक्वल नहीं करना है। कहने का मतलब कभी भी X02 बाई R02 का जो रेशियो है वो कभी भी XL बाई RL रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड। एक लास्ट में यहाँ पे डायग्राम और बनाना चाहूंगा वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड, जो आपके बाकी चीजों को एकदम क्लियर कर देगा। वो डायग्राम हमारे पास क्या है, ये देखिए। यदि मैं वोल्टेज रेगुलेशन का ये डायग्राम आपको बता दूं बच्चा, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन का पॉजिटिव वाला वैल्यू और ये वोल्टेज रेगुलेशन का नेगेटिव वाला वैल्यू हो गया। इधर हम ले लेते हैं भैया पावर फैक्टर। कैसा पावर फैक्टर होने वाला है भैया, लैगिंग। यहां पे हम ले लेते हैं पावर फैक्टर को, कैसा पावर फैक्टर होने वाला है भैया, लीडिंग। और ये भी पावर फैक्टर है, तो ये बीचों बीच वाला पावर फैक्टर को हम ले लेते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है भैया, चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लेट से ये यूनिटी है तो हम जीरो की तरफ जाएंगे, तो 0.8 यहाँ पे ले लेते हैं, 0.6, 0.4, 0.2 और 0, फिर से 0.8, 0.6, 0.4 और ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 0.8 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और ये मेरे पास हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ओके बेटा, और यहां से एक और ले लो, चलो 0 का ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से यूनिटी से उधर जाओगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू घट रहा है। अब आपको यहां से ग्राफ प्लॉट कर लेना है, जैसे कि इस तरीके का एक ग्राफ प्लॉट कर लेना है एक अच्छे से। ठीक है, ये यहां पे और यहां पे ऐसे पॉइंट किया और मैंने ना इसको ऐसे करके मिला दिया। अब ये ग्राफ आपको क्या बताएगा, ध्यान देके सुनना। आप मुझे बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से ब्रह्मा कुमारी से कन्याकुमारी तक ठीक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कैसा पावर फैक्टर है बेटा, लैगिंग पावर फैक्टर है ना। तो इसमें लिख देते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये मेरे पास हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर यहां से यहां तक। दूसरी बात, आपका यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक लैगिंग पावर फैक्टर है। तो ये कैसा पावर फैक्टर होगा बेटा, ये कैसा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो दिस इज योर लीडिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर। और ये बीच वाला ऑब्वियस सी बात है यूनिटी पावर फैक्टर है, ये बीच वाला ऑब्वियस सी बात है यूनिटी पावर फैक्टर है ना। ओके बेटा, अब ध्यान से मुझे देखना, दिस इज योर लैगिंग पावर फैक्टर, दिस इज योर लीडिंग पावर फैक्टर, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर। तो मुझे बताइए कि आप देख के बताओ अच्छे से ग्राफ को कि यदि मेरा पावर फैक्टर का वैल्यू लैगिंग है तो इस लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कैसा है, कैसा है बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैसा है। तो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो यहां से ऊपर देखोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में पॉजिटिव आया हुआ है। हाँ, और लैगिंग पावर फैक्टर में ही मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन क्या है बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन यह है कि फाई 2 का वैल्यू मैक्सिमम की बात करो तो इसलिए यहां पे X02 बाई R02 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, फाई 2 का मतलब क्या होता है बेटा, फाई 2 का मतलब लोड का पावर फैक्टर एंगल, मतलब लोड का XL बाई RL का जो रेशियो है ना वो आपके पास X02 बाई R02 के बराबर होगा भैया। ये देखो, ये कंडीशन होता है हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर में ही आएगा।
वोल्टेज रेगुलेशन यदि पावर फैक्टर लैगिंग है तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये बनता है यहाँ पे, यदि आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो यूनिटी पावर फैक्टर पे ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज आर के बराबर आएगा। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू परसेंटेज आर। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है ना। तो यूनिटी पावर फैक्टर है तो यूनिटी पावर फैक्टर में भी वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि परसेंटेज आर के बराबर आ रहा है, परसेंटेज आर के इक्वल आ रहा है। तो यदि आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो इस पे वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज आर के ही बराबर होगा। यार बात समझ में आ रहा है, आ रहा है ना बात समझ में? यस यस यस, परसेंटेज आर के बराबर होगा। उसके बाद अब बात आती है भैया यहां से लेकर के यहां तक का पावर फैक्टर कैसा है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पावर फैक्टर है वो कैसा पावर फैक्टर है मेरे भाई? लीडिंग है सर, लीडिंग है। तो लीडिंग के कितने रूप है देखो। पहला फॉर्म तो लीडिंग का यहां से लेकर के चलना स्टार्ट हुआ, यहां जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां रुक गया। तो ये कैसा है वोल्टेज रेगुलेशन? ग्राफ के नीचे नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी आया है। और ये क्या है वोल्टेज रेगुलेशन इस पॉइंट पे? वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जीरो भी है। तो देखो यहां तक लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन ये जीरो भी हो गया। और यहां से आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव हो गया। तो देखो यहां तक तो ये यहां पे बोलूंगा पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, तो पॉजिटिव है। तो देखो यहां पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो गया। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ गया बच्चों? मुझे एक कंक्लूजन ये समझ में आ गया कि यदि सर्किट का पावर फैक्टर लीडिंग है तो लीडिंग पावर फैक्टर में जो वोल्टेज रेगुलेशन है इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव या इट में बी जीरो, डिपेंड करेगा सर्किट पैरामीटर एंड पावर फैक्टर पे। तो लीडिंग पावर फैक्टर ही एक ऐसा पावर फैक्टर है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये केवल पॉसिबल है आपका लीडिंग पावर फैक्टर में। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज परसेंटेज रेजिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन यदि पावर फैक्टर आपका लैगिंग है तो लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा, सारे कंडीशंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन आपका जीरो हो रहा है तो चलो मैं आपको ये जीरो रेगुलेशन के लिए कंडीशन भी बता देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन के जीरो होने के लिए कंडीशन भी बता देता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो सब चीज यहीं पे आपको मिल जाएगा, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो एक ही लेक्चर में ये लास्ट का 2 मिनट में मैंने सब चीज आपको कंक्लूड करके दे दिया। तो कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन इसके लिए क्या होता है, फाई 2 का जो वैल्यू हो tan इनवर्स किसके बराबर होगा? इस बार उल्टा हो जाएगा बेटा, R02 बाई X02 के बराबर होगा। कहने का मतलब फाई 2 को आप क्या लिख सकते हो? XC डिवाइडेड बाई RL लिख सकते हो। इसकी वैल्यू जो होगा वो R02 डिवाइडेड बाई X02 के बराबर होगा। कहने का मतलब θ2 प्लस फाई 2 दोनों का जो सम है वो 90 के बराबर होगा। बस यही तो कंडीशन है यार, इतना चीजें हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास होता है क्या? E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू 100। या फिर ये फॉर्मूला आपको डिफाइन करने का मन नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो क्या? परसेंटेज R इंटू कॉस फाई 2 प्लस माइनस परसेंटेज X इंटू साइन फाई 2। अब आपको पता है कि प्लस किसके लिए लेना है बेटा? लैगिंग के लिए लेना है। माइनस किसके लिए लेना है बेटा? लीडिंग पावर फैक्टर के लिए लेना है। खत्म ना, खत्म ना। तो ये चैप्टर इतना ही है ना, ये चैप्टर हमारा इतना है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन में इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिया। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनता है तो न्यूमेरिकल को भी मैंने कवर कर दिया। तो अब आपको वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी पढ़ने की नीड नहीं है। जब भी वोल्टेज रेगुलेशन की बात होगी तो इतने सारे डिस्कशन हो सकता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।